अब हम लेंगे कंज्यूमेबल आइटम्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंज्यूमेबल आइटम्स कैसे लेते हैं, ये होती क्या है। एक एग्जांपल हम लेंगे स्टेशनरी, क्योंकि आपने जो सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड है वो पहले भी पढ़ा हुआ है स्टेशनरी, लेकिन इस पर्टिकुलर हमारे इसमें कुछ और चीजें आ सकती हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल्स, मेडिसिन, ये कॉमन आइटम है जो हमको कंज्यूमेबल आइटम में आती है। और भी आ सकती है लेकिन हमको जनरली यही दी जाती है। क्या इसमें अलग है, जब हमने लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर एक बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो वह स्टेशनरी को हमने एक्सपेंसिव ट्रीट किया। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें स्टॉक आपको स्टेशनरी का गिवन होता है, ठीक है, 11th क्लास में, तो वहाँ हम उतनी जितना स्टॉक है उसे एसेट ट्रीट करते हैं और टोटल एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते थे उसको। एक बात सोचिए, ये स्टेशनरी को हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसेस ट्रीट किया ही क्यों? यदि हम एक्सपेंसेस और एसेट की डेफिनेशन देखें तो एसेट हमारे रिसोर्सेज हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज जिसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, और एक्सपेंसेस हमारी सर्विसेज कंज्यूम्ड है। अब स्टेशनरी मैंने परचेज की, मान लीजिए अपने बिजनेस के लिए मैंने बहुत सारी बिल बुक, लेटर हेड और पेन वगैरह, रजिस्टर, बहुत सारी चीजें परचेज की, क्या वो उसी दिन कंज्यूम हो जाएंगे? कोई ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है वो अगले साल पर भी चली जाए, लेकिन फिर भी हम उसे जनरली एक्सपेंसेस ही मानते थे। वो क्या होता है, हमारे बिजनेस के अंदर स्टेशनरी का जो अमाउंट होता है, हमारे बिजनेस के रेवेन्यू का एक स्मॉल परसेंटेज होता है, और हमारे अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन है, जो कहता है कि केवल इंपॉर्टेंट आइटम्स के लिए ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना इफेक्ट डाले, एक मटेरियल इफेक्ट डाले, केवल उन पर हमें पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी चीजों को हम एक्सेप्शनली ले सकते हैं, जैसे स्टेशनरी, क्योंकि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका एक बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं होता, तो हम उसे एक्सपेंसेस ट्रीट कर लेते हैं। नहीं तो जितनी स्टेशनरी एक्चुअली एक साल में कंज्यूम की, केवल वो एक्सपेंसेस होना चाहिए। लेकिन एक एनपीओ के अंदर उसका कोई रेवेन्यू स्ट्रीम कोई खास तो होता नहीं, और पेपर वर्क ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि सब दूसरों को देना पड़ता है, सारा हिसाब किताब, डोनेशन जो दे रहे हैं उनको, सबको। तो ऐसा जो एनपीओ है वो स्टेशनरी का एक सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और जितनी एक्चुअली कंज्यूम हुई है केवल उसे एक्सपेंसिव ट्रीट कर सकते हैं, और जो स्टॉक अभी भी आपके पास है उसे आप एसेट ट्रीट कर सकते हैं। ये सभी चीजों के लिए हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन वगैरह के लिए। स्पोर्ट्स मटेरियल की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा। स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे क्रिकेट के अंदर बैट, बॉल, ठीक है, पैड वगैरह, अब ये सब चीजों को देखिए फिक्स एसेट को ट्रीट कर नहीं सकते, तो इनके लिए कैसे हम जनरली क्या करते हैं, हम ये देखते हैं हमारे पास बिगिनिंग में कितने थे, कितने के और खरीदे, लास्ट में उनका एक वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, मतलब एक वैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं कि इसकी करंट प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो उसको करंट प्राइस के हिसाब से उसकी वैल्यू लगा ली, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस जो हमने इस साल परचेज किया और जो लास्ट में बच गया वो लेस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि इतना कंज्यूम हुआ है, राइट। मैं पूरे उसके अंदर एक ही एग्जांपल रखता हूँ अपना स्टेशनरी का, वो तो यदि कोई नाम दूसरा होगा तो नाम बदल जाएगा बस। तो देखिए जरा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमें कैलकुलेट करना है स्टेशनरी कंज्यूम। क्या कैलकुलेट करना है, स्टेशनरी कंज्यूम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। परचेजेस का मतलब अब नेट परचेज लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो यदि कोई स्टेशनरी वापस की हो तो वो इसमें से नेट हो ही जाएगी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसा, इतनी स्टेशनरी पहले से थी, इतनी इस साल परचेज की और इतनी आखिर में बच गई, तो
बाकी जो इसका मतलब कंज्यूम हो गई वो हमारा एक्सपेंसेस है, ये हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट है, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट है, राइट। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। लेकिन एनपीओ में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या हमें वहां जनरली परचेस गिवन नहीं होती, क्योंकि हमको तो गिवन होता है रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट परचेस वगैरह के बारे में नहीं बताता, वो तो कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है। वो तो ये बताता है कि पेमेंट कितने की। तो फिर अब यहाँ पर आप ऐसा समझिए, दो सिचुएशन, मान लीजिए हम कैश में ही परचेस करते हैं स्टेशनरी, तो ठीक है, जो पेमेंट हमने किया वही हम मान लेंगे परचेस है, जो पेमेंट की वही परचेस के बराबर है आपकी, राइट। लेकिन यदि हम उधार में करते हैं क्रेडिट में, तो पेमेंट इक्वल टू परचेस नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिए। फिर पेमेंट इक्वल टू परचेस नहीं होता। तो पहले तो हम इफ देयर इज ओनली कैश परचेजेस, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्लस पेमेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, लेना हमें परचेस ही है, लेकिन क्योंकि यदि कैश में परचेस कर रहे हैं आप, तो जो पेमेंट किया वो समझ लीजिए आपने परचेस किया है, प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इफ परचेजेस ऑन क्रेडिट, उधार में भी परचेस करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि उधार में परचेस करते हैं? हमें क्रेडिटर्स के बैलेंस गिवन हो, चाहे तो ओपनिंग या क्लोजिंग या दोनों। जब तक क्रेडिटर के बैलेंस गिवन नहीं है तब तक हमें नहीं पता लग सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यदि आपको क्रेडिटर्स के बैलेंस गिवन है, चाहे वो एक ही क्यों ना गिवन, तो फिर हमको फिर से इसमें थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमने पेमेंट की होगी, यदि लास्ट ईयर हमारे कुछ क्रेडिटर रहे होंगे तो इस बार हमने जरूर पे किए होंगे, इस पेमेंट में वो इंक्लूड होंगे, ये मानना ही पड़ेगा। क्वेश्चन साइलेंट हो जाए तो हम हमेशा मानते हैं लास्ट ईयर के क्रेडिटर को पे कर ही दिया होगा, तो इस पेमेंट में सारी करंट ईयर के लिए नहीं है, कुछ लास्ट ईयर के लिए भी है, तो माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स, राइट। यदि आपके आखिर में क्रेडिटर बचे हुए हैं तो हमने माल तो परचेस कर लिया लेकिन उसको पेमेंट नहीं की, पर परचेस तो करंट ईयर के लिए की है, तो प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, राइट, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो तो करना ही करना। तो हमारा यदि क्रेडिटर्स भी गिवन है तो ये चेंज हो गया। एक बार फिर से बता देता हूं, मान लीजिए क्रेडिटर्स भी गिवन है और परचेजेस अलग से कहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया आपको, तो बस फिर तो हमें परचेज का ही काम है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा जरा सा। बच्चों को बस क्या होता है, स्कूलों में भी जनरली क्या होता है, बस ये समझ लो ये फॉर्मूला इस टाइप से आपने रख लिया, उसके बाद आपको पता ही नहीं कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, एक्चुअली फॉर्मूला तो यही होता है। ये तो समझ लीजिए ये और ये, इन तीन चीजों से हम परचेस कैलकुलेट कर लेते हैं, लिखते नहीं हम अलग से परचेस, लेकिन इससे परचेस अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। कैसे, आपको वो भी मैं बताता हूँ। इस काम को बल्कि देखा जाए तो अकाउंट बनाकर आप करें तो और भी अच्छा रहता है। उसके लिए आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, हमेशा पहले क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाइएगा और फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हाँ जी, तो कैसे, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, हाँ जी, देखिए क्रेडिटर अकाउंट बनाना, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा हमेशा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी, जनरली मतलब इसमें जरा एक्सेप्शन आएगा उस समय बता दूं, बाय बैलेंस बीडी। हमें क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन होगा, टू बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट गिवन होगा तो उसमें पेमेंट गिवन होगी। जब क्रेडिटर्स गिवन होते हैं तो मानते हैं
कि हम क्रेडिट में ही परचेज कर रहे हैं, हो सकता है कैश परचेजेस भी हो, लेकिन वो अलग से बताएगा। नहीं बताएगा तो मानना है कि सारी की सारी आप क्रेडिट में ही परचेज करते हैं और जो पेमेंट आपने की वो क्रेडिटर्स को पे की है। तो पेमेंट कैसे है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? हाँ जी, दोनों साइड के बैलेंस हमको गिवन है, तो फिर अब तो ये इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। हाँ जी, तो ये जो बच गई है, क्या बच गया आप बता सकते हैं? ये जो क्रेडिटर जो परचेज की होगी क्रेडिटर से करंट ईयर में, आप एक क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, जरा याद करिए क्रेडिटर अकाउंट में 4 चीजें होना जरूरी है यदि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, पेमेंट और परचेजेस। तो ये जो बाकी बच गए ये हो गई बाय परचेजेस, बाय परचेजेस। ये कैसे आ गई? बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, जरा देखिएगा ये कैसे कैलकुलेट की, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ऐसे तो कैलकुलेट की। ये परचेज की फिगर जो बैलेंसिंग फिगर है कैसे कैलकुलेट की? दोनों साइड का टोटल इक्वल, दिस प्लस दिस माइनस दिस, मतलब पेमेंट प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, पेमेंट प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये तीनों चीजें मिलाकर परचेज आ गई, समझ लीजिए आप, क्योंकि हमारा मेन फॉर्मूला तो वही होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। आपको ऐसे अलग से परचेज दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली हमें परचेजेस चाहिए, क्लियर है भाई सबको? और फिर इसी को हम कंज्यूम निकालने के लिए भी हम एक अकाउंट बना सकते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कोई भी स्टॉक हमेशा टू बैलेंस बी, हमारी एसेट है, बाय बैलेंस सी। करंट ईयर की जो परचेजेस हैं टू परचेजेस, दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। इतनी पहले से थी, इतनी और खरीदी, इतनी आखिरी में बच गई, तो बाकी कहाँ चली गई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आ गई कंज्यूम, ये जाएगी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर है भाई? अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, कैसे? देखिए क्या है, मान लीजिए अब स्टेशनरी सभी आइटम एक ही आदमी से तो परचेज करेंगे, हो सकता है अलग अलग आदमियों से परचेज करते हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट होगा तो कुछ चीजें हम प्रिंट कराते हो, प्रिंट कराते तो सामने वाला हमसे एडवांस भी लेता होगा। तो कुछ स्टेशनरी वाले ऐसे हैं जिनसे उधार में खरीदते हैं, कुछ स्टेशनरी वाले ऐसे हैं जिनको पेमेंट एडवांस में करते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो फिर हमारा वो जो हमने एक फॉर्मूला बनाया वो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। तो स्टेशनरी कंज्यूम तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, स्टेशनरी कंज्यूम, हाँ जी, जरा देखिए ध्यान से, स्टेशनरी कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, याद है आपको, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो सब पहले जैसा ही है। अब लास्ट ईयर का एडवांस समझ लो, करंट ईयर का एक्सपेंसेस प्लस लास्ट ईयर एडवांस और माइनस करंट ईयर एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। ये इस साल का खर्चा है कि नहीं एडवांस, तो हमको ये प्लस माइनस और चेंज हो गया। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई, सब्सक्रिप्शन जैसा ही चीज है, लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि हम बुक मेंटेन नहीं करते प्रॉपर। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को देख के करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाना है,
हाँ जी, अब मान लो वो अकाउंट बनाता तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, हाँ जी, बाई बैलेंस बिल्डिंग, क्रेडिटर्स का बैलेंस। अब जरा एक अलग ही टाइप का अकाउंट बना रहा हूं, अभी तक तो आपने ऐसा अकाउंट देखा नहीं कभी, दोनों साइड बैलेंस। अभी तक तो ऐसा अकाउंट 11th क्लास से कभी बनाया ही नहीं जिसके दोनों साइड में बैलेंस हो। ऐसा कैसे हो सकता है? होना भी चाहिए, होता भी नहीं। लेकिन क्योंकि ये क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कोई एक अकाउंट नहीं है, कोई ABCD राम श्याम मोहन का अकाउंट नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के अकाउंट है, ये टोटलिटी में है। मान लीजिए मेरे पास 10 लोग हैं जिनसे मैं स्टेशनरी परचेज करता हूँ, जिसमें से 8 से क्रेडिट पर परचेज करता हूँ और 2 ऐसे हैं जिनको एडवांस में पे करना पड़ता है, तो वो एडवांस वालों का हिसाब अलग रख रहा हूँ और जिनसे उधार में परचेज करता हूँ उनसे अलग रख रहा हूँ, लेकिन अकाउंट एक ही में दिखा दिया। ऐसे दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अकाउंट टोटलिटी में है, बहुत सारे लोगों का मिलाकर है। तो ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का, टू बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, ये एडवांस का, मतलब ये आपका एडवांस है और ये क्रेडिटर्स है, ठीक है। और ये उसका क्लोजिंग, जैसे हमेशा अपोजिट साइड पर होता है। जो भी पेमेंट दी आपने वो यहां लिख दीजिए। अब पेमेंट लिखनी है, कैश पेड इन करंट ईयर, जो भी चाहे एडवांस में दी हो चाहे कैसे दी हो, बस जो भी पेमेंट दी है वो यहां लिख दीजिए। तो बाकी अमाउंट आ जाएगी बाई परचेजेस, वही बैलेंसिंग फिगर जैसे हमने पहले कैलकुलेट, ठीक है, जैसे हमने पहले कैलकुलेट, ये टू कैश। एक बार परचेस आ गई तो फिर से स्टॉक अकाउंट बनाकर कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ दोनों तरीके से, एक इक्वेशन से भी और एक अकाउंट बनाकर, राइट? हाँ जी, देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है, मैं ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें सब कुछ गिवन हो, एडवांस वगैरह। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको PDF मिल जाएगी। हाँ जी, देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बिगिनिंग में मुझे कैलकुलेट करना है स्टेशनरी कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम। हमको सबसे पहले गिवन है ओपनिंग स्टॉक 30,000, ठीक है, ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक 30,000। तुम्हें समझाने के लिए ऊपर लिख देता हूँ, बिगिनिंग के जो क्रेडिटर्स हैं वो 20,000 है, तो आपको याद है बिगिनिंग के ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या होते हैं, माइनस। फिर इसके बाद एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर 2018, लास्ट ईयर, एडवांस लास्ट ईयर, ठीक है भाई। फिर उसके बाद अमाउंट पेड, ये अमाउंट सबसे बड़ी होगी, पेड, ये करंट ईयर में हमने इतने पे किए हैं, 1,08,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी माइनस 5,000, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी। फिर उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ऐड, यदि हमारे अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल एक बात याद हो तो ये ओपनिंग क्रेडिटर माइनस हो रहे हैं तो इनको प्लस होना ही है, ये तो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो अपोजिट चीजें, साइन अपोजिट, माइनस एडवांस, ठीक है, अमाउंट है ये 3,000, एडवांस नेक्स्ट ईयर की। तो इस तरीके से हम
प्लस माइनस करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल प्लस की हो गई 1,38,140, 153 माइनस हो गया 23 और 5 28, 28 माइनस हो गया तो 1,25,000, 1,25,000। तो प्लस माइनस करके कैलकुलेट कर दिया लॉजिकली, राइट। अभी इसी चीज को हम यदि अकाउंट बनाकर करते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ जी, क्रेडिटर फॉर स्टेशन, हाँ जी, बाई बैलेंस लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था? लास्ट ईयर क्रेडिटर थे 20, हाँ जी, लास्ट ईयर स्टॉक, वो स्टॉक अकाउंट में आएगा। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी लास्ट ईयर टू बैलेंस बीडी 2000। फिर उन्होंने लिखा हमको टू कैश 1,08,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट में आएगा। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे थे 13,000 और क्लोजिंग एडवांस था हमारा बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग एडवांस था हमारा 3,000। तो देखिए, एक 10 और 13, एक 23, तो एक 23 टोटल यहाँ का होना चाहिए। तो परचेस आ गई 1 लाख, परचेस आ गई 1 लाख। और अब हम बना सकते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, हाँ जी, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग स्टॉक था 30,000, परचेजेस थी 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक बाई बैलेंस सीडी, हाँ जी, बाई बैलेंस सीडी है हमारा 5,000। तो इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1,25,000, 130, 130। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और क्वेश्चन इसके करते हैं तो हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंज्यूमेबल आइटम को कैसे बुक में दिखाते हैं। इसी के फर्दर कुछ और एक दो क्वेश्चन हम और लेंगे। हाँ जी, जरा देखिए, एक क्वेश्चन सिर्फ मैं रीड कर रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हमको क्या गिवन है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग क्लोजिंग, 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019, दोनों बैलेंसेस गिवन है। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, फिर हमको गिवन है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, और फिर हमको गिवन है नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेडिसिन परचेस ड्यूरिंग द ईयर। क्या गिवन है? मेडिसिन परचेस ड्यूरिंग द ईयर। ये शायद 2010 या 2011 या 12 में, शायद 8-10 साल हो गए इस क्वेश्चन को आए हुए। क्या होता है, हमें ज्यादातर रिसीट एंड पेमेंट गिवन होता है, उससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट गिवन होती है, और क्रेडिटर्स के मान लीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैलेंस गिवन हो, तो हमें एक आदत पड़ जाती है ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, वो सब एक इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करने की। कॉन्सेप्ट तो भूल जाते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट तो सिंपली इतना है कि स्टेशनरी कंज्यूम कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर। पेमेंट इज नॉट इक्वल टू परचेस। यदि क्रेडिटर है तो पेमेंट परचेस के इक्वल हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन में पेमेंट गिवन ही नहीं है, आपको तो डायरेक्ट परचेस गिवन है। मेडिसिन परचेस ड्यूरिंग द ईयर। जब परचेस गिवन है तो बस सिंपली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कंज्यूम निकल गया।
हमको जरूरत ही नहीं है क्रेडिटर्स की। पेमेंट होती तो हमें क्रेडिटर्स एडजस्ट करके परचेस निकालनी पड़ती, या तो अकाउंट बना के या वो छोटी सी इक्वेशन में कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे तो देखते ही नहीं है इस बात को, उनको तो इतनी आदत होती है बस जहाँ क्रेडिटर, अरे भाई ये तो अच्छे से आता है, जैसे क्वेश्चन देखा ये तो बहुत बढ़िया से आता है, स्टॉक क्रेडिटर प्लस माइनस सब रटा हुआ है अच्छे, कोई फायदा नहीं। 80-90% बच्चों ने गलत अटेम्प्ट किया है, देखा ही नहीं कि परचेज गिवन है। जरा ध्यान से देखिए कि परचेज गिवन है कि पेमेंट, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन मैं आपका इसमें ले रहा हूं, एक अच्छा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, मतलब उसका एक्सट्रैक्ट गिवन है। उसमें क्या गिवन है? टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल आपने सेल किया है 26 और उसकी बुक वैल्यू है 20। एक बार क्वेश्चन को छोटा सा लिख भी देता हूं। रिसीट एंड पेमेंट क्या लिखा है? सेल ऑफ मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ जी, कितना? 26। और यहां उसकी बुक वैल्यू की 20,000। फिर आपको गिवन है बाय क्रेडिटर 61, बाय क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। इनके क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट की है 61,000 की बाय कैश परचेजेस। अब अलग से गिवन है भाई आपको बाय कैश परचेजेस, अब अलग से गिवन है तो मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो पूरा हम मान लेते क्रेडिट परचेज है 10,000। ये तो हमें रिसीट एंड पेमेंट के बारे में गिवन है। और क्या गिवन है भाई? वो हमें बैलेंस बता रहा है 31 मार्च एज एट मार्च 31, 2018, मार्च 31, 2019। स्टॉक कितना है भाई हमारे पास? 20 और 25। और क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स यहाँ है तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूँ, 7 और 15। अब हमको कहा जाता है कि भाई आप बताइए जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट है, राइट? प्लस माइनस से तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा ऐसे क्वेश्चन को कभी प्लस माइनस से नहीं करना चाहिए, अकाउंट बनाकर करना चाहिए, कभी गलती नहीं होगी। तो कैसे करें? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, सॉरी क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ जी, तो हम अकाउंट बनाएंगे बाय बैलेंस डीडी। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का है 7,000, क्लोजिंग बैलेंस किसी भी अकाउंट में बैलेंस को पोस्ट करिए, गिवन है क्लोजिंग बैलेंस 15,000। और क्या गिवन है भाई हमको गिवन है पेमेंट 61,000 टू कैश 61,000। तो बाकी भाई हमने परचेज किया होगा, और इस अकाउंट में क्या है 76। तो 69 की हमने परचेजेस की है, किस चीज की? स्पोर्ट्स मटेरियल की। ये कैसे निकाली? बैलेंसिंग फिगर। कैसे? दिस प्लस दिस माइनस दिस। 69 हमारी आ गई परचेजेस। अब इसके बाद क्या करेंगे? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ जी, एज यूजुअल पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करिए। टू बैलेंस बीडी स्टॉक 20 बाय बैलेंस सीडी 25।
ध्यान से इस ट्रांजैक्शन को देखिए। हमने कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल तो सेल कर दिया, तो कंज्यूम नहीं हुआ भाई, सेल हो गया बाय बैंक। कितने का सेल किया? 26, पर उसकी बुक वैल्यू तो 20,000 की थी। 6,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक एसेट सेल करते थे आप तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे, यहां उसकी जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 6,000। और क्या किया आपने? परचेजेस की भाई, टू क्रेडिट परचेस, ये वाली क्रेडिटर अकाउंट से आई है क्रेडिट परचेस। लेकिन कुछ कैश परचेज भी की है। अरे भाई स्टॉक में तो दोनों आएंगी ना, चाहे कैश की हो चाहे क्रेडिट की हो, आएंगी तो दोनों ही। ये कैश परचेजेस भी आपके स्टॉक को तो बढ़ाएगी, और क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेज निकले। क्वेश्चन साइलेंट होता तो मानते कि भाई यही टोटल परचेज है। तो हमारे पास टोटल है 1,06,000 की टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास। मतलब ये नेट 20,000 का चला गया, 1,06,000, और इसमें से हमने लेस कर दिया 51, तो 49 प्लस 6 55,000। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 और 2 7, 80, 1 6, इसको भी चेक कर लें। 69, 80, 1 1 6। हाँ जी, तो 1,06,000 बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कंज्यूम, हमने जो स्टेशनरी करंट पीरियड में कंज्यूम की है, एक सेकंड कोई फिगर लगता है, अच्छा वो 10,000 राइट। तो 1,05,000, ये हो गया 54,000। हाँ जी, यदि हम अकाउंट बनाकर करते हैं तो उससे हमको क्या बेनिफिट होता है? ये सेल की एंट्री, इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। ऐसा नहीं है इसको इक्वेशन बना के नहीं किया जा सकता, कर सकते। फिर आपको ये जो मटेरियल आपने सेल किया है उसकी बुक वैल्यू नेट 20,000 को भी लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हुई है, वो सेल हुई है, राइट। तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया ये मटेरियल कंज्यूम, मतलब कंज्यूमेबल आइटम का, कंज्यूमेबल आइटम में, और इससे ज्यादा कुछ आने के लिए होता नहीं है। भाई मटेरियल सेल कर दिया। अब इसमें से ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ओपनिंग क्रेडिटर भी गिवन हो, क्लोजिंग, खाली ओपनिंग गिवन है तो उसी से कैलकुलेट करिए, खाली क्लोजिंग गिवन है तो उसी से कैलकुलेट करिए। एक चीज एज्यूम करना है, यदि क्रेडिटर्स गिवन है तो ये मानना है जो पेमेंट की है वो आपने क्रेडिटर्स को की। जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा जब तक फिर कैश परचेजेस अलग से नहीं मानेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के बैलेंस ही गिवन नहीं है तो उसे कैश परचेज ही मानना पड़ता है, राइट। क्लियर है भाई? मान लो इसमें एडवांस भी गिवन होता तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वो क्रेडिटर्स के, बस आपके बैलेंसेस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस और लिख देते हैं। अकाउंट का नाम क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी है, लेकिन बैलेंस हम एडवांस वालों का भी उसी में लिख देते हैं, क्योंकि ये अकाउंट टोटलिटी में है। हमारे यहाँ ऐसे कुछ अकाउंट, ठीक है अभी हमारे सिलेबस में हमने कभी पढ़े नहीं है, ऐसे आप डेटर अकाउंट बनाते हैं ABCDEFG, तो लास्ट में आप एक टोटल डेटर भी बना सकते हैं ताकि मैचिंग हो जाए, सारे डेटर का बैलेंसेस अलग अलग और वो टोटलिटी में मैच हो जाए, तो उसको बोलते हैं टोटल डेटर। अब टोटल डेटर में ठीक है, मान लीजिए आपको हम माल बेचते हैं, उनसे पैसे लेने हैं, तो जनरली तो वो डेटर ही रहने चाहिए, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कभी किसी डेटर से में क्रेडिट बैलेंस आ जाए? आखिर आना नहीं चाहिए लेकिन आ सकता है। वैसे तो जनरली डेबिट ही रहता, मान लीजिए गलती से उसने कुछ पैसे हमको ज्यादा भेज दिया, पैसे भेजने के बाद माल रिटर्न कर दिया, कोई और वजह हो सकती है। तो जब टोटल डेटर अकाउंट बनाएंगे तो डेटर्स के दोनों साइड बैलेंस देखिए, ज्यादातर मेन बैलेंस तो डेबिट साइड पर होगा, लेकिन कुछ ऐसे डेटर हो सकते हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस हो, तो इस तरीके से दोनों साइड के बैलेंस वाले अकाउंट बन सकते हैं, राइट। तो एमपीओ में हमने 3 चीजों के स्पेशल ट्रीटमेंट पढ़े, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद
ये हमने जो किया है कंज्यूमेबल आइटम। इसके अलावा तो फिर जो हमारे फुल क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमको रिसीट एंड पेमेंट से इनकम और एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी होगी। लेकिन हमारे पास कोई ट्रायल बैलेंस तो होता नहीं, तो लास्ट ईयर का कैपिटल फंड पर कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी। लास्ट ईयर की एसेट और लायबिलिटीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो जो जो इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर की एसेट और लायबिलिटीज के बारे में गिवन होगी उसके बेसिस के ऊपर हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे और एसेट में से लायबिलिटी साइड लेस करके कैपिटल फंड या जनरल फंड की फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें ज्यादातर क्वेश्चन में एज ए वर्किंग नोट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ एनपीए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग से नहीं की जाती, तो इसीलिए जब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमको देखना है कि वहां से इंफॉर्मेशन हमें कहीं से भी मिल सकती है। मतलब इसमें इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन हमको यहीं से मिलेगी। तो इसीलिए जब हम वो क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट पर हमको पूरा ध्यान देना है कि भाई रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो जो पहले क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें से खाली रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमसे कहा जाएगा। उसके बाद फिर हम उससे पूरे बैलेंस शीट के क्वेश्चन भी जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाएंगे, वो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है भाई, कंज्यूमेबल आइटम को एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन क्योंकि हमें फिगर कुछ दूसरे तरीके से गिवन होती है तो हमको परचेजेस कैलकुलेट करनी पड़ती है क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर या प्लस माइनस करके। जो प्लस माइनस करके भी जब हम करते हैं तो भी उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कंज्यूमेबल आइटम के बारे में मैं बता दूं कि ज्यादातर जैसे ये हमारे पास स्टेशनरी हो सकती है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, मेडिसिन होती है जो आती रहती है जाती रहती है, कंज्यूम होती रहती है। ये ऐसी आइटम है, ये फिक्स एसेट की तरह नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। है ये एसेट, ये करंट एसेट है एक्चुअली। तो इनको करंट एसेट्स को हमारी बुक के अंदर करंट मार्केट प्राइस पर दिखाया जाता है। तो लास्ट में हम क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो रूल होता है करंट मार्केट प्राइस और कॉस्ट व्हिच एवर इज लेस, लेकिन कोई कॉस्ट वगैरह हमें गिवन नहीं होती, हमें तो बस ये लिखा होता है लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी है, तो इतने का परचेज ओपनिंग स्टॉक जो पहले से था कुछ और परचेज किया, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, जो आखिर में से बच गया वो उसमें से निकाल दो, तो इसका मतलब बाकी का क्या हो गया, हमने कंज्यूम्ड कर लिया, राइट। और वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गई। मान लीजिए हमें जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बनाया नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने जाएंगे 54,000, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक चीज और जाएगी, ये 6,000 बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये भी हमको साथ में ध्यान में रखना है, राइट।